नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार इन डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया, किस प्रकार इन डीपीएसपी को कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन बातों को हमने अच्छे से पढ़ा था। साथ ही हमने आर्टिकल 36 जिसमें राज्य सत्ता का उल्लेख मिलता है, फिर आर्टिकल 37, आर्टिकल 38 पढ़े अच्छे से। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को या डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नाम था नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इन्हें क्या कहा जाएगा? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कई बार आप बोलोगे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यह चीज आपको इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद हो जाएगी। अब आज हम जिस अनुच्छेद या जिस आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं उसका आर्टिकल नंबर है वो है आर्टिकल 39। 38 तक तो हम पढ़ चुके हैं, 39 पढ़ेंगे। 39 को पढ़ने से पहले इनको अच्छे से सुनेंगे क्या कहना चाहता है 39। आर्टिकल 39 में 6 बातें लिखी है, कुल मिलाकर 6 बातें लिखी है। इन 6 बातों को आपको क्रम से याद रखना। कई बार क्या होता है, आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, उसमें आपको 6 बातें लिख देंगे और क्रम से सजाइए या फिर निम्न में से सुमेलित है या नहीं है। इन बातों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही आराम से इन बातों को सुनेंगे और साथ ही जब भी जरूरत पड़े आप इन चीजों को नोट डाउन जरूर साथ साथ करें, इन बातों को अच्छे से करें। देखो, मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 39 में इसमें 6 बातें लिखी है, 6 बातें लिखित है, उल्लेखित है। ये 6 बातें कौन कौन सी, यही तो हमें पढ़नी है। देखो, पहली बात क्या कहती है, यानी आर्टिकल 39 का ए पॉइंट क्या कहता है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करना, राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। राज्य स्त्री व पुरुषों, आराम से सुने, राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, समझ गए मतलब? अब आप पूछोगे सर कैसे कैसे सुने? जैसे आपने एक नरेगा सुना होगा, क्या नरेगा में सिर्फ पुरुष काम करते हैं? नहीं करते ना, बस इस बात को ध्यान रखना, नरेगा में महिलाएं भी काम करती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो कोई भी प्राइवेट फैक्ट्रीज है, सॉरी प्राइवेट कंपनीज है, उनमें भी महिलाएं पुरुष साथ साथ काम करते हैं। तो राज्य आर्टिकल 39A में साफ साफ लिखा है कि राज्य स्त्री व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने यानी अपना जीवन चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। हमने अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? अवसर की समानता का उल्लेख, अवसर की समानता का उल्लेख आर्टिकल 19 में पढ़ा था, लोक नियोजन में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इन बातों को अच्छे से जो लिंक होते हैं इन बातों को जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पुटअप होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 39A क्या कहता है? 39A की बात लिखेंगे, राज्य महिलाओं व पुरुषों, महिलाओं व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, राज्य से स्पेशली 39A में साफ साफ लिखा है कि राज्य को ये करना है। ठीक है, 39A की बात आपने पढ़ी कि राज्य समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अब 39B क्या कहता है? 39B क्या कहता है? 39B कहता है कि राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा, राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण। जैसे वापस सुनिए इस बात को, राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा, राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण। ठीक है, समझ आया? यानी जैसे कैसे, ऐसे सुनिए, जैसे आपने सुना होगा
कि एक भारत सरकार द्वारा या फिर राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार द्वारा इवन बीपीएल एक योजना चलती है, जिसके तहत क्या होता है, जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको प्रत्येक मेंबर को, परिवार के हर मेंबर को कुछ पर मेंबर 5 किलो अनाज दिया जाता है। तो क्या है, क्या ऐसा कहीं है क्या कि इसके जानकार का है, चलो ये मेरे जानकार है या इन्हें मैं जानता हूं तो ऐसा करो कि 5 किलो नहीं 8 किलो दे दो, ऐसा नहीं होता। यानी सरकार के अनुसार हर व्यक्ति, जितने भी आपके संसाधन है उस सभी लोगों में इस प्रकार बांटे जाएंगे जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण। राज्य के लिए कोई सगा नहीं है, राज्य के लिए कोई खास नहीं, राज्य के लिए सब बराबर है। ठीक है, तो क्या कहता है 49 कि राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण। राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। ठीक है, राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण। ठीक है, अब आर्टिकल 39 में थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा, राज्य आर्थिक जो भी संसाधन है इस पर आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन होने से रोकेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा, देश का सारा पैसा एक ही किसी एक वर्ग के लिए या एक ही किसी व्यक्ति के पास चला जाए। जैसे देश में जो अमीर वर्ग है, ऐसा नहीं है कि जितने भी अर्थ संबंधी जो भी पैसे वगैरह है वो एक किसी अमीर आदमी या किसी अमीर शख्सियत के साथ चला जाए। तो राज्य क्या है कि आर्थिक संसाधन, जितने भी आर्थिक संसाधन है उनके केंद्रीकरण को रोकेगा। बात सी ये कहता है, आर्टिकल 39 का सी पॉइंट ये कहता है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। ठीक है, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। पहला पॉइंट क्या लिखा, राज्य महिलाओं और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। बी क्या पॉइंट है, राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण। सी पॉइंट कहता है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। ठीक है, आराम से इन बातों को आप जहन में बिठा लीजिए। इन बातों को स्पेशली क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आजकल पुटअप बहुत होने लगे कि मिलान करें या फिर कौन सा असंगत है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। जब तक आप इन चीज़ों को गहनता से नहीं सोचोगे कि कहना क्या चाहता है, तब तक आपको उस चीज़ की मर्म क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इन बातों को अच्छे से समझते चले। ठीक है, अब डी पॉइंट क्या कहते हैं कि राज्य में स्थित सभी स्त्री पुरुषों, राज्य स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। राज्य स्त्री व पुरुषों को, राज्य महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, समझ आया। जैसे मान लो कोई कहीं एक संस्था है जहाँ पर कोई मैनेजर पोस्ट है, मैनेजर 2 है, ठीक, एक महिला एक पुरुष है, तो राज्य कभी ऐसा नहीं कर सकता कि चलो पुरुष है तो काम ज़्यादा करता है या महिला है तो काम कम करती है, तो ऐसा करते हैं कि महिला की पेमेंट तो 10,000 है, पुरुष की पेमेंट 20,000 है। आप वेतन में इस प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनी, देश के लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली खबर थी ऐसी कि बीसीसीआई ने निर्णय लिया है कि जो पुरुष टीम है, क्रिकेटर टीम है, उनको और महिला जो क्रिकेटर खिलाड़ी है, क्रिकेटर्स है, खिलाड़ियाँ हैं, उनको समान वेतन दिया जाएगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये चीज़। ऐसी बातों, ऐसी चीज़ों से देश में एक पॉजिटिव सोच आती है और ये होना चाहिए। महिलाएं भी
इससे क्या है कि अगर महिलाओं को ऐसे प्रोत्साहित करोगे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और देश में अगर जब महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर साथ बढ़ेंगे तो आप समझते हो कि किस प्रकार देश का विकास होगा। जरूरी है कि महिलाओं और पुरुषों को समानता से देखा जाए। महिला और पुरुषों को अगर कार्य सेम है तो उनको वेतन भी सेम दिया जाए। इससे एक देश में पॉजिटिव सोच उभरती है। ग्लोबली हमारी न्यू ऐसी छवि ऐसी आती है कि देश में ऐसा काम हुआ है। तो बीसीसीआई के लिए इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि बीसीसीआई ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, तो याद रहेगा आर्टिकल डी क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा, स्त्री व पुरुषों, महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। महिलाओं व पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन उपलब्ध करवाएगा। उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गए 4। मैंने अभी बताया कि कुल कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। तो इन 6 पॉइंट को अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, राज्य महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या कहता है, 5वां पॉइंट ये कहता है कि राज्य महिलाओं व पुरुषों को स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा तथा ऐसे काम नहीं करवाएगा, ऐसे हानिकारक काम नहीं करवाएगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, वापस सुने, राज्य महिलाओं व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा। मतलब उसका ये प्राइमरी ड्यूटी है कि आप कोई महिला है या पुरुष है, उसकी आप जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते ही उसको काम करवाओगे। ठीक है, कल को ऐसा नहीं है कि जैसे नरेगा है, काम चल रहा है, बड़ा सा पत्थर रख दिया, पुरुष को कह रहे हैं कि चल तू आराम से पत्थर छोड़, तू दूसरा रेत सही कर, और महिला कह देगा तू चल पत्थर तोड़। ठीक है, ये काम नहीं करोगे। जैसे और क्या, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सब जानते हो कि लगभग 62 से 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र आती है। ठीक है, रिटायरमेंट की उम्र आती है। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 62-65 साल, रिटायरमेंट है 63 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट है, वो 63 साल के हो चुके हैं, 65 साल में उसकी रिटायरमेंट है। ठीक है, अब कैसे, ये क्या कहना चाहता हूँ, अब जैसे वो 63 साल का है, रिटायरमेंट के 2 साल बाकी है, कल को कोई भी सरकार कह दे चल तेरी रिटायरमेंट के अभी 2 साल बाकी है ना, तो ऐसा कर जनगणना में लग जा, चल रजिस्टर ले और गली गली में घूम, पता कर महिलाएं कितनी पुरुष कितने, जनगणना में लग जा। तो जो पुरुष है या महिला है जिनकी उम्र 62-63 साल है, वो इस चीज का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर मेरी उम्र लगभग 63 साल है, 63 ईयर्स है, मेरी उम्र अब ऐसी उम्र नहीं रही जो मैं भाग भाग कर ऐसे काम कर सकूं। हाँ, आप मुझे कोई रजिस्ट्री का काम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं आपको वो काम करके दे सकता हूँ, लेकिन ये काम मेरे से नहीं हो सकता। मतलब आप मेरी उम्र का तो देखिए, मेरी उम्र कितनी है। ठीक है, मेरी उम्र 63 साल है, रिटायरमेंट के सिर्फ 2 साल रहे हैं, आप मुझे मेरी उम्र के अकॉर्डिंग कोई काम देते हैं, हाँ बिल्कुल वो मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे स्वास्थ्य को ध्यान में रखो, आप मेरी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख के आप काम दीजिए, आप ऐसे काम मुझे ना दीजिए जो मेरे शरीर से ना हो। ठीक है, तो 5वां पॉइंट कहना ही नहीं चाहता है कि राज्य सभी महिलाओं व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा तथा उन्हें ऐसे काम नहीं करने देगा जो उनकी आयु के विपरीत हो। लिखें इस चीज को, ई पॉइंट कि राज्य महिला व पुरुषों के स्वास्थ्य को ध्यान में
रखेगा तथा उनसे ऐसे कार्य नहीं करवाएगा जो उनकी उम्र क्या है, राज्य महिलाओं और पुरुषों को स्वास्थ्य में ध्यान में रखेगा तथा उनसे ऐसे कार्य नहीं करवाएगा जो उनकी आयु के विपरीत हो, जो उनकी आयु के विपरीत हो, उनकी आयु के विपरीत, उम्र के विपरीत या आयु के विपरीत एक बात है, आयु के या उम्र के विपरीत हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए, इन बातों को ध्यान रखें। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट स्पेशली बच्चों के लिए, छठा पॉइंट बच्चों के लिए कि राज्य बच्चों के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा। राज्य गरिमापूर्ण वातावरण बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने विकास कर सके, जिससे वे अपना विकास कर सके। समझ आया कि राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, जैसे आपने शब्द सुना होगा आंगनबाड़ी, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था है, बच्चों को आंगनबाड़ी ले जाया जाता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है उनके द्वारा वहाँ उनके लिए पौष्टिक आहार दिया जाता है। आजकल तो दूध दिया जाता है, दूध पीने के लिए, साथ साथ में कुछ डे फिक्स होते हैं, जैसे फ्राइडे, थर्सडे, ऐसे डे फिक्स होते हैं जिसमें उनको पौष्टिक आहार खिलाए जाते हैं। ठीक है, उनको वहाँ जब वो रहते हैं तो उन्हें खेलने के लिए अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं, उनको पजल सिखाई जाती है। तो ये चीज़ें क्या है, ये आर्टिकल 39 के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है, गाँव में देखिए आप, गाँव में क्या होता है, बच्चों के लिए स्पेशली जब वो स्कूल में 5वीं 9वीं तक पढ़ते हैं तो उनको स्कूल में लाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है। स्पेशली उनको खाने में गुगरी या फिर और भी कुछ खाने, जब पुराना टाइम था तो गुगरी बाजरे से बनी हुई एक व्यंजन पौष्टिक आहार हुआ करता था, वो खिलाया जाता था। तो ऐसे सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है जिससे क्या हो, बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसकी मानसिकता, उसके व्यक्तित्व, उसमें जो शरीर में उसको जरूरत है उन चीज़ों की भी उनको उपलब्धता हो सके। इसीलिए आर्टिकल 39 में लास्ट पॉइंट बच्चों के लिए स्पेशली रखा गया है। ठीक है, क्या कहता है कि राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा, राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। लिखिए इस बात को कि राज्य बच्चों के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है, ये भी बात याद कर लो, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है, वापस देख लो एक बार। पहला क्या कहता है, 6 बातें 39 में 6 बातें लिखी है। पहले, राज्य महिलाओं व पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। बी पॉइंट कहता है कि राज्य संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करेगा जिससे अधिकतम से अधिकतम लोगों का कल्याण हो। सी कहता है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। डी कहता है कि राज्य महिलाओं व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। ई कहता है कि राज्य महिलाओं व पुरुषों
कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा तथा उनसे ऐसे कोई कार्य नहीं करवाएगा जो उनकी आयु के विपरीत हो। एफ कहता है कि राज्य बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके या जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ओके दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। इन बातों को जो 6 बातें हैं इनको 2-3 बार आप अगर कॉपी में लिखोगे ना, नोट डाउन करोगे, आराम से लिखोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। इतनी हार्ड नहीं है, बस बात यही है कि आपको थोड़ा सा इन पे गहनता से सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा लिखने की आदत डालिए आप अपने आप को। ठीक है, आर्टिकल 39 हमने पढ़ा, इस 39 में भी ए पॉइंट है, इसको आज पढ़ेंगे, यानी अभी इसको पढ़ेंगे। 39A मैंने आपको एक दिन बताया था कि कहीं भी आपको A to Z अगर कैपिटल में दिख जाए, कहीं भी A to Z अगर कैपिटल में, कैपिटल ना समझो तो बड़े दिख जाए, ABCD बड़ी दिख जाए, ABCD बड़ी दिख जाए तो समझ जाना कि इसे भारतीय संविधान में बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, मतलब मूल संविधान में थे ही नहीं, इसे बाद में लागू किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो मैंने लिखा आर्टिकल 39A, तो दिमाग में आ गया होगा आपके कि आर्टिकल 39A मतलब बाद में जुड़ा है। फिर आप पूछोगे कि सर कब जुड़ा, तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था 42वां संविधान संशोधन 1977, 42वां संविधान संशोधन 1977, उसके तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया। कौन से को? 39A को। इस 39A में लिखा क्या? 39A में लिखा है कि राज्य सभी नागरिकों, जितने भी नागरिक हैं अपने इस राज्य में, राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इसको लिखेंगे, राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो इसे जोड़ा कब गया, तो ये भी बात हम देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1977 के तहत जोड़ा गया। अब ये 1977 में क्यों लिख रहा हूं आप समझ चुके होंगे, के तहत जोड़ा गया। ठीक है, ये 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। अब आर्टिकल 39 में और क्या बातें लिखी है, यानी आर्टिकल 39 के आधार पर और क्या हुआ। कहते हैं कि इसी आर्टिकल 39A के तहत आधार, इसी को आधार बनाकर एक संस्था स्थापित हुई थी जिसका नाम था नलसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया 1987 में। कब बना? 1987 को एक अधिनियम बना नलसा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नलसा कहा जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम बना 1987 में। और इसके जो अधिनियम है, ये अधिनियम लागू कब हुआ, तो ये अधिनियम लागू हुआ 9 नवंबर 1995 को। 9 नवंबर 1995 को ये अधिनियम लागू हुआ और इसीलिए 9 नवंबर के दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो कई दिमाग लगाते हैं विधिक सेवा दिवस कौन सा है, तो यही है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ, इसीलिए 9 नवंबर के दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि इसके संरक्षक कौन होते हैं,
तो हमेशा याद रखना, नलसा के संरक्षक हमेशा सुप्रीम कोर्ट के CJI हमेशा उसके संरक्षक होते हैं। फिर पूछा जाए कि वर्तमान में इसके संरक्षक कौन है, तो आप जानते हो कि वर्तमान में देश के जो CJI है कौन है, ठीक है, यू ललित है, ठीक है। फिर पूछा जाए कि वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है, लिख सकते हैं इसके आधार पर। आर्टिकल 39A के आधार पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अनुसार सी के आधार पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, ठीक है। फिर पूछा जाए ये अधिनियम लागू कब हो, तो लिखेंगे अधिनियम लागू होने की डेट थी 9 नवंबर 1995, 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इसीलिए 9 नवंबर को, इसीलिए इस दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस दिन को इस दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में नोट लगा के ये भी लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके संरक्षक होते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में याद रखना यू ललित है, ठीक है। ये कौन है, वर्तमान मैंने अभी बताया कि इसको क्या बोलते हैं, इस संस्था को हम शॉर्ट फॉर्म में किससे दिखा सकते हैं, नलसा, नेशनल लीगल सिक्योरिटी सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। फिर एक दो नोट लगाएंगे कि नलसा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष तो कौन है वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष, नाम है इनका YV चंद्रचूड़, यू ललित, YV चंद्रचूड़, इनके पिताजी हुआ करते थे कि है DY चंद्रचूड़, यू ललित
देश के 49वें CGI हैं, याद रखना। आगे आने वाले टाइम में DY चंद्रचूड़ आने वाले टाइम में देश के 50 यानी 50वें CGI बनेंगे। ठीक है, समझे? देखिए क्या कहता है 39A कि राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। फिर क्या कहता है कि 39A है, मतलब बाद में जुड़ा है, तो हाँ बाद में जुड़ा है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1977 के तहत जोड़ा गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, तो वो डेट है 1977 में। ठीक है, फिर 39A को आधार बनाकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया। ठीक है, और ये अधिनियम लागू हुआ, वो डेट थी 9 नवंबर 1995 को। इसीलिए इस दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, जैसे विधिक सेवा दिवस, विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर और क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसके संरक्षक होते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उनका नाम है यू ललित उमेश ललित, जो वर्तमान में 49वें CJI हैं। फिर इस नलसा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ के पिता हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में उन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए आप। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज इतना बहुत है आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।